तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा रायबरेली में राहुल गांधी के मायावती पर दिए बयान की भी है। ब्रज में होली के रंग नजर आने लगे हैं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में द्वारकाधीश का गुलाल से श्रृंगार किया गया। इस दौरान मंदिर में मौजूद भक्तों पर भी जमकर गुलाल उड़ाया गया। चूंकि कान्हा की नगरी मथुरा में महीने भर पहले से ही होली की शुरुआत हो जाती है, ऐसे में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु होली का त्योहार मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन किया गया। काशी में कचहरी के पास मौजूद मंदिर में क्रिकेट फैंस हाथों में खिलाड़ियों की तस्वीरें लिए पूजा पाठ करते नजर आए। क्रिकेट फैंस ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सभी मुकाबलों में जीत के लिए कामना की। उनका मानना है कि टीम इंडिया 2013 के बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करेगी। राहुल गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने दलित छात्र संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी के सामने एक युवा छात्र ने मायावती की तारीफ की, जिस पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा, मायावती ने अच्छा काम किया है, लेकिन वो अब ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? हिंदुस्तान की राजनीति में बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। हेल्प कर रहे हैं। बिहार के कटिहार में आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने एक दंपत्ति की जान बचाई। दरअसल 76 साल के गौतम गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्ट ट्रेन के जरिए प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन कटिहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में ज्यादा भीड़ होने से उनका दम घुटने लगा, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने इमरजेंसी विंडो से उन्हें बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में छात्रों ने खास रोबोट बनाया है। ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करता है। मसलन रोबोट से पूछे गए सवालों को वो पहले खुद समझता है और फिर सोच समझकर उसका जवाब देता है। खास बात है कि छात्रों ने इस रोबोट को महज 2000 रुपए की लागत से तैयार किया है। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिस्सों में एक बार फिर से बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में बर्फ की मोटी परत जम गई है। बावजूद इसके सेना के जवान मंदिर की सुरक्षा में जुटे हैं। वहीं औली में भी फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। यहाँ स्की रिसोर्ट के आसपास बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे सैलानियों के चेहरे भी खिल गए हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कामकाजी माता पिता, टीनेजर्स बच्चों की निगरानी के लिए जासूसों की मदद से जुड़ी हुई है। दरअसल बेंगलुरु सहित देश के कुछ बड़े शहरों में अब पेरेंट्स अपने बच्चों पर नजर रखने के लिए जासूसी कंपनियों से मदद ले रहे हैं। पेरेंट्स को आशंका है कि कहीं उनका बेटा या बेटी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं घूम रहे या उनका बेटा और बेटी किसी तरह का ड्रग्स और नशा तो नहीं कर रहे। इसके साथ ही उनके दोस्त कैसे हैं, इसकी जानकारी भी जुटा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि जासूसी एजेंसियों की मदद लेने के बजाय बच्चों को समय देने और उनकी देखभाल को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। किधर जा रहा है? ट्यूशन। ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूँ। फिल्मी दुनिया और कहानी किस्सों से निकलकर अब प्राइवेट जासूसी का ट्रेंड देश के कई बड़े शहरों में भी देखने को मिल रहा है। पहले पति पत्नी के एक्स्ट्रा अफेयर की जासूसी के मामले ज्यादातर सुनने को मिलते थे, लेकिन बात और आगे बढ़ गई है। अब पेरेंट्स अपने बच्चों के पीछे भी डिटेक्टिव लगा रहे हैं। ट्यूशन और कोचिंग के नाम पर निकला उनका बच्चा कहीं और तो नहीं जा रहा है, उसकी संगत कैसी है। ऐसे मामलों में ज्यादातर टीनेजर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के माता पिता प्राइवेट डिटेक्टिव से नजर रखवा रहे हैं। दरअसल बेंगलुरु में अपने बच्चों की हरकतों का पता लगाने के लिए अभिभावक प्राइवेट जासूसों की मदद ले रहे हैं। माता पिता को संदेह है कि उनके बच्चे कहीं नशे के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं।
बेंगलुरु की जासूसी एजेंसियों की माने तो टीनेजर्स के लिए जासूसी की मांग बढ़ रही है, क्योंकि जिन परिवारों में माता पिता दोनों ही कामकाजी या नौकरी पेशा हैं, उनके बीच बातचीत की खाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। आश्चर्य है पर सच है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर निगरानी करने के लिए डिटेक्टिव एजेंसियां हायर कर रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे महाशहरों में आंकड़े 10 से 15% बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि जीवन जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसे कमाने के लिए पेरेंट्स दिन भर काम करते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऐसे में बच्चे कहीं और भटक न जाएं, उनकी जिंदगी तबाह ना हो जाए, इस गहरी सोच के साथ पेरेंट्स ने जो है हायर करना शुरू कर दिया है इस तरह से डिटेक्टिव एजेंसियां को। चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं कि 10 साल के बच्चों से लेकर के 20-25 साल तक के बच्चों पर निगरानी रखने का काम डिटेक्टिव एजेंसियों को दिया गया है। जासूसी एजेंसियों का दावा है कि 12 से 13 साल के बच्चों में नशीली दवाओं का सेवन आम बात है। वीनस डिटेक्टिव एजेंसी के फाउंडर आकृति खत्री कहती हैं कि एक परिवार ने हमसे संपर्क किया और उन्हें संदेह था कि उनका बेटा प्यार में पड़ गया है। वो ड्रग्स ले रहा था। हम 90% मामलों में ऐसा देखते हैं। हमने बच्चों के स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाहर समूहों में ये सब करते हुए फोटो और वीडियो लिए हैं। हमने इन जगहों से पाउच भी इकट्ठा किए हैं। लिंक्स सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेज को हाल ही में एक जूनियर कॉलेज के छात्र पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया था। वो अपने दोस्तों के साथ बेंगलुरु में एड शीरन के कॉन्सर्ट में जाने पर अड़ा हुआ था, जबकि बाद में पता चला कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था और ड्रग्स का सेवन कर रहा था। लिंक्स सिक्योरिटी का ये भी दावा है कि किशोरों की निगरानी के 99% मामलों में ड्रग्स के सेवन का मामला पाया गया है। एक प्रसिद्ध डिटेक्टिव कंपनी की एडवाइजर अलका शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे इनसे ही बात करते हैं। 15% आंकड़े बढ़े हैं मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगर में। डिटेक्टिव जो है हायरिंग किए जा रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स कर रहे हैं। सही है ये? बिल्कुल सही बात है। ये लोग अपने बच्चों के लिए बहुत पजेसिव हो गए हैं और जिस तरह से आजकल वो जो ऑनलाइन स्कैम वगैरह हो रहे हैं, कन्फाइन कर दिया या उनको कुछ सिखा दिया जाता है, आप ऑनलाइन ये पैसा भेजो, आपको पार्ट टाइम जॉब दे देंगे, तब से लोग और ज़्यादा पजेसिव हो गए। उनको लगता है कि हम तो कमा रहे हैं, हम लोग दिन भर बाहर रहते हैं और हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस संगत में जा रहा है, किन लोगों से मिलता है। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मतलब बहरूपिया टाइप का लड़का किसी लड़की को अप्रोच कर रहा है या हमारा लड़का कोई ड्रग ड्रॉपिंग में या सेल्स वगैरह में, मतलब आजकल एनडीपीएस वगैरह वाले जो ड्रग्स की जो चीजें होती है उनको बेचने वगैरह में तो नहीं लग रहा है, पैसे के लालच में, या कोई हमारे बच्चे को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है। स्लूथ्स इंडिया कंसल्टेंसी के प्रबंध निदेशक नमन जैन कहते हैं कि फैंसी कपड़े, एक्सेसरीज और कार की चाहत, जिसे अक्सर ओटीटी शो में दिखाया जाता है, किशोरों को जल्दी अमीर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। एक कॉलेज के छात्र ने बेंगलुरु में एक कॉल सेंटर में शामिल होने के 6 महीने के भीतर एक कार खरीदी, लेकिन अपने माता पिता को ये नहीं बताया कि वो वास्तव में कहाँ काम करता है। हमें पता चला कि वो एक कॉल सेंटर में काम करता था और लोगों को ठगता था। वहीं सर्किल डिटेक्टिव एजेंसी के फाउंडर आरती सीतारमन इन सबसे अलग राय रखती हैं। उनका कहना है कि ऐसे 3 अभिभावकों ने उनसे संपर्क किया और जब उन्होंने उनसे ये कहा कि वो उनके घर जाना चाहती हैं और ये पुष्टि करना चाहती हैं कि बच्चों से उनके रिश्ते कैसे हैं, तो वो पीछे हट गए। आजकल क्या होता है, कई तरह के कुछ वीडियोस वगैरह भी बना लिए जाते हैं जिसमें भी बच्चे ब्लैकमेल्स होते हैं। तो बच्चा हमारा किस संगत में जा रहा है, स्कूल जाके रिटर्न आ रहा है या कॉलेज जाके रिटर्न आ रहा है कि नहीं, या फिर वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो अपने फ्रेंड्स की पार्टी में जा रहा हूँ या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप स्टडी करने जा रहा हूँ। मालूम पड़ा कि ग्रुप स्टडी में नहीं जा रहा है वो, और वो किसी पार्टी में चला गया, रेप पार्टी में। कोई क्रिमिनल केस भी बन सकते हैं इस तरह से। तो बच्चे पेरेंट्स आजकल बहुत पजेसिव हो गए कि नहीं यार, हम जो कमा रहे हैं एटलीस्ट हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। एक साल में कितने केसेस आपको हैंडल करने आते हैं ऐसे? ये समझ लो एवरेज एंड ऑल कम से कम 8 से 10 तो पेरेंट्स अप्रोच करते ही हैं अपने बच्चे को लेके, जो बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा पजेसिव है। ऐसे में सवाल है कि जासूसी एजेंसियों को बच्चों की निगरानी के लिए हायर करने पर कितना खर्च आता है। तो एक जासूस को काम पर रखने का खर्च 5,000 से 10,000 रुपए प्रतिदिन या 35,000 रुपए प्रति सप्ताह हो सकता है, जबकि सालाना पैकेज 2.5 लाख रुपए तक के होते हैं।
जासूस स्कूल, कॉलेज, पब, रेस्टोरेंट और म्यूजिक कॉन्सर्ट जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जवान हो रहे बच्चों की निगरानी करते हैं। जासूसी एजेंसियों ने ऐसे मामलों में 15% की वार्षिक बढ़ोतरी दर्ज की है। बेंगलुरु, मुंबई, सूरत और अहमदाबाद में जासूसी एजेंसियों के पास हर महीने 10-15 मामले आते हैं। मतलब घर में तो आप कैमरा लगा सकते हो, सीसी कैमरा लगा के आपने उन्हें वॉच रख लिया। बाहर में बच्चा किससे मिल रहा है, कैसी संगत में जा रहा है, क्या कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए तो वो अप्रोच करते हैं। और कितनी उम्र के बच्चों के पेरेंट जो हैं अपने जो आपके लिए इंक्वायरी देते हैं या आपको हायरिंग करते हैं, कितनी उम्र के बच्चों के लिए स्पेशली? देखिए, मोस्टली 10 से 18 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती हैं। 10 साल? 10 साल। क्या जानना चाहते हैं पेरेंट्स ज्यादातर? पेरेंट्स जनरली यही जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर आया के साथ है तो सेफ है कि नहीं, स्कूल में है तो सेफ है कि नहीं, बाहर में निकल रहा है बच्चा तो सेफ है कि नहीं, अगर वो मोबाइल भी ऑपरेट कर रहा है तो मोबाइल में चैटिंग कर रहा है तो किससे कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई किसी लालच में आके। आजकल जैसे हैकर्स भी आ गए हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं आप एक काम करो, अपने पेरेंट्स का डाटा इस तरह से हैक कर लो, हमें बता दो, हम तुम्हें इतना इतना ये कर देंगे, यहाँ से हेल्प कर देंगे। हर तरह से वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो जाए। जाहिर है, जब माता पिता दोनों वर्किंग हो तो बच्चों को समय दे पाना मुश्किल होता है और महानगरों में ये समस्या और भी गंभीर है। अब सवाल है कि बच्चा दिन भर अकेले क्या करता है, कहाँ समय बिताता है, किसके साथ रहता है। ऐसे में जरूरी है कि जासूसी एजेंसियों की मदद लेने के बजाय बच्चों को समय देने और उनकी देखभाल को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेश किया बजट। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गुरुवार को भी महाकुंभ में करीब 35 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाकुंभ में अब तक कुल 57 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। चूंकि महाकुंभ अब अपने आखिरी दौर में है और अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, ऐसे में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान ध्यान के लिए पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वाराणसी से लेकर उज्जैन तक बाबा के दर पर श्रद्धालुओं का उत्साह नजर आ रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि से एक हफ्ते पहले ही विधि विधान के साथ अनुष्ठान शुरू हो गए हैं, तो वहीं उज्जैन में शिव नवरात्रि पर श्रद्धालुओं का जनसमुद्र नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में 8 लाख करोड़ का बजट पेश किया और ये अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें 4 नए एक्सप्रेसवे, किसानों को मुफ्त सिंचाई और युवाओं को 92,000 नौकरी देने का दावा किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें ईमेल के जरिए धमकी दी गई, जिसमें उनकी गाड़ी को बम से उड़ाने की बात कही गई है। फिलहाल इस मामले में गोरेगांव पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि पिछले महीने भी एकनाथ शिंदे को धमकी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए उस वक्त की बाइडेन प्रशासन ने साजिश रची थी और इसके लिए यूएस एड से $21 मिलियन की फंडिंग हुई थी। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने शपथ ले ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया। लेकिन अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो जनता से किए गए अपने वादे पूरे करें, जिसमें सबसे बड़ा वादा महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने उनके खाते में भेजना है। इसके अलावा यमुना सफाई और रिवर फ्रंट बनाने जैसा वादा भी बीजेपी को पूरा करने की चुनौती है। शपथ के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय जाकर कामकाज संभाला और आज सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना आरती से अपने कामकाज की शुरुआत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर पहला दिन और पहली आरती। संदेश देने की कोशिश है। चुनाव में उठाए गए मुद्दों पर ये सरकार गंभीर है और रहेगी।
इससे पहले दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता वापसी का जलवा देखने लायक था। हजारों हजार की भीड़, विशाल मंच, प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के मुख्यमंत्रियों और नेताओं की मौजूदगी में दिल्ली के मुख्यमंत्री की ताजपोशी हुई। रेखा गुप्ता, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। रेखा गुप्ता के बाद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से शिकस्त देने वाले परवेश वर्मा ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा आशीष सूद, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और दलित नेता रविंद्र सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट शपथ लेने के बाद से एक्शन में नजर आ रही है। रेखा गुप्ता ने सचिवालय जाकर कामकाज संभाला और पहले दिन ही अपने तेवर साफ कर दिए कि चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे वो हवा हवाई नहीं थे, एक्शन तो होगा। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाए। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। दिल्ली चुनाव के दौरान यमुना नदी की सफाई भी बड़ा मुद्दा बना था। पहले दिन रेखा गुप्ता की मंत्री यमुना की सफाई पर भी गंभीर दिखे। यमुना जी आपको स्वच्छ और सुंदर मिलेगी, इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है और अगले छठ में आपको उसका स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। जिस तरह से यहाँ जो सरकार थी वो 10 सालों से दिल्ली को लूटा है और आप लोग जो विकास के काम, जो योजनाएं, मैनिफेस्टो, वो सब लागू करेंगे? 100% पहली कैबिनेट की मिनिस्ट्री में हम पास करके उसको लागू करेंगे और 11 साल की जो सरकार ने दिल्ली के का वो बेहाल कर रखा है उसको जल्द से दुरुस्त करना, क्योंकि मोदी जी का संकल्प और मोदी जी का वादा हमारे प्रधानमंत्री जी किया, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। रेखा गुप्ता के लिए चुनौतियां कम नहीं है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के साथ कई ऐसे वादे हैं जिन्हें पूरा करना रेखा गुप्ता के लिए आसान नहीं होगा। हर घर साफ पानी, कूड़े के पहाड़ को हटाना, सड़कों को दुरुस्त करना दिल्ली कैबिनेट की बड़ी चुनौतियों में से एक होंगी। इसके अलावा उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार जल्द से जल्द आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू करने, 553 मोहल्ला क्लिनिक को जन आरोग्य मंदिर में बदलने, जिलाधिकारियों को सभी सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करने समेत 100 दिन का एक्शन प्लान पर पहले ही कैबिनेट बैठक में विचार कर सकती है। उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। सरकार जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच और जो लोग होंगे उसको सजा भी दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा।
वहीं यमुना सफाई और रिवर फ्रंट बनाने का वादा करने वाली बीजेपी कह रही है कि अब केजरीवाल के बच्चे भी दिल्ली में साफ हवा और पानी ले पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने 12 साल बाद हमारी कम्युनिटी को उनको हक वापस किया है। 12 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री ने हमारा ये हक छीन लिया था हमसे। देखिए, जब भी कोई इंसान हारता है तो वो सदमे में आता है। अरविंद केजरीवाल जी अभी थोड़ा टाइम लगेगा सदमे से निकलने इसके लिए, और उनको बड़ा सदमा लगा है। मैं मानता हूँ कि वो जरूर अब इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि अब उनके बच्चे भी दिल्ली के अंदर एक साफ दिल्ली, एक नई दिल्ली, एक विकसित दिल्ली का हिस्सा बन पाएंगे। अंदर से उनको भी इस बात की खुशी है। ठीक है, वो बोल नहीं पा रहे। बीजेपी सरकार बनने के साथ कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, लेकिन विपक्ष रेखा गुप्ता के कुछ पुराने ट्वीट और वीडियो वायरल कर उनके चयन पर सवाल खड़े कर रहा है। रेखा जी जिस पद्धति से चुनी गई उसमें एक चीज जरूर स्पष्ट हो जाती है कि एक विचारधारा के लोगों को ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी अब बड़े बड़ी पोस्टों में भेज रही है। उनके जो पीछे के वक्तव्य दिखे हैं, वाक्य दिखे हैं, पर चलिए देखेंगे। वो अभी तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग आंकेंगे और आशा करते हैं कि अच्छा काम करेंगे दिल्ली में। अब वो उनको भी पहली बार एक तरीके से विपक्ष के रूप में आए हैं सामने, तो समय देते हैं। देखो, ऐसा है, नई सरकार आई है, नई सरकार को समय देना चाहिए। 5-6-8 महीने वो अपनी नीतियों को जमीन पर लाएं, अपना बजट लाएं। हम भी देखेंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं। किसी सरकार को आने में कुछ समय दीजिए, उसके बाद आप उनके अनुकूल या प्रतिकूल कोई अगर बात करना चाहते हैं तो फिर तब शुरू करिए उसको। फिलहाल दिल्ली वालों को नई सरकार से ढेर सारी उम्मीदें हैं। हालांकि पहले दिन से ही सरकार एक्शन मोड में आ गई है और मंत्रालयों के बंटवारे से लेकर विधानसभा के पहले सत्र तक तस्वीरें और साफ होंगी। अब दिल्ली वाले बीजेपी के किए गए वादों को पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तराखंड की, जो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य है। राज्य में इसी साल जनवरी में लागू हुए यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशन के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहुंची है, जिस पर सुनवाई कर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड में लागू यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, लेकिन एक याचिकाकर्ता कपल ने लिव इन रिलेशन के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को चुनौती देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में कहा गया कि यूसीसी के इस प्रावधान से कपल परेशान है, क्योंकि इससे उनकी गोपनीयता पर हमला किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी दावा किया कि अंतर धार्मिक कपल होने के नाते उनके लिए समाज में रहना और अपने रिश्ते का रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि अनेक लिव इन रिलेशन सफल विवाहों में बदले हैं और इस प्रावधान से उनके भविष्य और निष्ठा में बाधा पैदा हो रही है। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब आप बेशर्मी से बिना शादी किए एक साथ रहते हैं तो फिर ये आपकी निजता पर हमला कैसे हुआ। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आप समाज में रह रहे हैं, न कि जंगल की किसी दूर दराज गुफा में रह रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि पड़ोसियों से लेकर समाज तक सबको आपके रिश्ते के बारे में पता है। ऐसे में आप ही बताइए कि लिव इन रजिस्ट्रेशन आपकी निजता का उल्लंघन कैसे कर सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट अब इस मामले में 1 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने के साथ ही विवाह रजिस्ट्रेशन, तलाक पंजीकरण और लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हमने माननीय न्यायालय में यह तर्क दिया था कि जो है ये एक तरीके से वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी न्याय निर्णय केएस पुट्टास्वामी में 2017 में तय किया है कि हर किसी को आरक्षित एकांत हासिल है और इसलिए उसको विवश नहीं किया जा सकता। ये बात हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखी। कोर्ट ने हमें कहा कि सरकार ने कहीं भी लिव इन को मना नहीं किया है, और जब दो लोग एक साथ एक सामाजिक क्षेत्र में रहते हैं, हाथ पकड़ते हैं, घूमते हैं और उन्होंने शादी नहीं की होती है, तो फिर वो कैसे प्राइवेसी के हनन की बात कर रहे हैं। इस पर हमने माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि अल्मोड़ा में जगदीश नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई क्योंकि वो जो उसकी पार्टनर थी वो एक दूसरी कास्ट से थी। तो ऐसी चीजें भी होती हैं समाज में। क्या कुछ कहेंगे, कोर्ट ने भी टिप्पणी करी है अभी कि रिलेशनशिप में जब आप रह सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने में क्या दिक्कत है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? जब आप लिव इन में रह रहे हो, आप दोनों के माता पिता घर वालों को सबको पता है कि आप लिव इन में रह रहे हो वहाँ,
तो रजिस्ट्रेशन एक सरकार की तरफ से एक वो बोला गया है, बयान आया है कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो इसमें कौन सी झिझक की बात तो नहीं लग रही कहीं भी। तो ये एक हिसाब से सही निर्णय है सरकार का। बिल्कुल सही निर्णय लिया है कोर्ट ने, क्योंकि वाकई में जैसे भाई ने कहा है कि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। कोई अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उनको तो वो जरूरी है अपना जाके पंजीकरण करवाएं और साथ में रह सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है इससे क्राइम में भी जो है वो रोकथाम आएगी, क्योंकि लिविंग में बिल्कुल इससे क्राइम में बिल्कुल रोकथाम आएगी, क्योंकि इसका सारा जो भी लिखा जोखा है वो आपका जमा भी रहेगा, तो इससे सरकार को भी काफ़ी आसानी होगी। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है बिल्कुल सही की है। हमारे परिवार को भी हमारे बच्चों के बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। इससे हमें भी राहत मिलेगी और इससे क्राइम पर भी कंट्रोल होगा। लिविंग रिलेशनशिप में कोई रह रहा है तो उसमें इतनी पाबंदियां नहीं होनी चाहिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए, आपको सारी डिटेल्स देनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो तब होती हैं जब कोई कोर्ट मैरिज करता है, कुछ लीगल तरीके से रहना चाहता है। ये तो लिविंग रिलेशनशिप है। लिविंग रिलेशन का मतलब अपने आप में ही है कि कोई साथ रहने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को जान रहा है। क्या पता कोई साथ रह रहा है, कल को वो साथ पसंद ना आए और फिर इंसान कहीं और एक्सपोजर करना चाहे अपना, तो उस केस में कोई बार बार डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्यों कराएगा। सैमसंग ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन। OnePlus ने शुरू की 8000 mAh की बैटरी की टेस्टिंग। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। जियो ने स्मार्ट टीवी के लिए नया OS ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। दावा है कि OS वर्जन से यूजर्स को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जियो की टीवी में नहीं आएगा, बल्कि इसके लिए कंपनी ने कई ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट किया है और इससे टीवी चैनल्स, OTT प्लेटफॉर्म्स और कई क्लाउड गेम्स का भी एक्सेस मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग ने अपना नया स्मार्टफोन गैलेक्सी A06 5G लॉन्च किया है। ये कंपनी का लेटेस्ट और अफोर्डेबल 5G फोन है। इसके साथ ही नए हैंडसेट में एंड्रॉइड 15 जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। हाल ही में कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी F06 5G को लॉन्च किया था और इन दोनों स्मार्टफोन्स के फीचर्स भी एक दूसरे से काफी सिमिलर भी हैं। चर्चा है कि OnePlus और Oppo जल्द ही 8000 mAh वाले स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके लिए दोनों कंपनीज ने बैटरी की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो Oppo और OnePlus दोनों कंपनीज लैब में 8000 mAh वाले फोन की बैटरी पर काम कर रही हैं, जिससे यूजर्स को फोन में पहले से ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। यहां आज हम आपको मिलवाएंगे बिहार के रोहतास जिले की पहली महिला ड्रोन पायलट जूही से, जिन्होंने सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ट्रेनिंग ली है और अब आसपास के गांव में ड्रोन से खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करती है। उनका ये कदम गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपनी नई पहचान बनाने की प्रेरणा दे रहा है। काम कोई भी मुश्किल नहीं है, बस शुरुआत पूरे जज्बे के साथ होनी चाहिए, जैसे बिहार के रोहतास जिले की जूही ने कर दिखाया। गांव समाज क्या कहेगा इसकी परवाह छोड़कर सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग ली। 20 महिलाएं थी, लेकिन इस ट्रेनिंग में पास हुई सिर्फ 4 और उन 4 महिलाओं में जूही बनी जिले की पहली महिला ड्रोन पायलट, जो अब इस नई ड्रोन तकनीक से अपने गांव के अलावा आसपास के गांव में भी जाकर खेतों में उर्वरक और कीटनाशक दवाओं को छिड़काव करती हैं। इसकी बुकिंग या तो सरकारी ऐप पर होती है या फिर ये किसानों को अपना कार्ड भी देती हैं, ताकि लोग उनसे सीधा संपर्क कर सके। इसका मुख्य पर्पस है नैनो यूरिया DAP एग्रीकल्चर का छिड़काव करना, जिससे हम लोगों के बीच में जाते हैं और छिड़काव करते हैं। अपने गाड़ी द्वारा जाते हैं लोग। किसान सलाहकार ऐप है एक, उस पे भी ये तो करते हैं, बुक करते हैं, नहीं तो हम लोग कार्ड देते हैं, उससे भी बुक करते हैं और लोग बुलाते हैं, हम लोग छिड़काव करने जाते हैं। और इसका ये मतलब इसे ड्रोन से ये फायदा है कि हम लोग 10-12 लीटर में मान के चलिए 1 एकड़ का छिड़काव कर लेते हैं।
28 साल की जूही ग्रेजुएट है, लेकिन इसके आगे पढ़ाई का मौका नहीं मिला। शादी करके यहाँ के रूपीबंद गांव आ गई और अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई। लेकिन जब अपनी पहचान बनाने का मौका मिला तो इसे गंवाया नहीं और उनके इस काम में पति और परिवार का भी उन्हें खूब सहयोग मिला। हमारी जो वाइफ है, पत्नी है, वो रोहतास जिले की प्रथम महिला ड्रोन पायलट है और इसमें हमारा सहयोग उनके साथ पूरा भरपूर है। और रही बात गांव घर है, जो कि पहले थोड़ा संकुचित था महिलाओं के लिए, लेकिन अब गांव घर में भी सबका मन बदल चुका है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं और इसमें भी हमारा सहयोग हुआ। हम इनको ट्रेनिंग दिलवाए इलाहाबाद फूलपुर से और वहां से ये पास होकर के आई और इफ्को के माध्यम से हमको ड्रोन मिला है। इनको मतलब ड्रोन मिला इनके नाम से, गाड़ी भी मिली, जनरेटर मिला और हमारा पूरा सहयोग, हमारे परिवार का भी सहयोग इनके साथ है। अपने इलाके में ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर जूही महिलाओं के लिए नई प्रेरणा बन गई हैं। वहां की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा रही हैं। ड्रोन दीदी योजना के जरिए अपने सपनों को नई उड़ान दे रही हैं। बिहार के रोहतास से मनोज कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाशिवरात्रि को लेकर देश भर में तैयारियां तेज है। काशी में भी इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि महाकुंभ की इस महाशिवरात्रि में श्रद्धालु रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लिहाजा मंदिर प्रशासन ने वीआईपी पास तक निरस्त कर दिए हैं। साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी कुछ खास व्यवस्था की है। काशी में श्रद्धालुओं का ये मेला बता रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि यहाँ बहुत खास होने वाली है। महाशिवरात्रि से एक हफ्ता पहले ही काशी विश्वनाथ धाम में खास पूजा पाठ शुरू हो गया है। महाशिवरात्रि अगले हफ्ते 26 फरवरी को है। ऐसे में इस पावन मौके पर यहाँ 15 प्रधान विग्रहों का अनुष्ठान कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। महाकुंभ की शिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज से काशी पहुँच रहे हैं। लिहाजा इस बार यहाँ श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड भी टूटने की संभावना जताई जा रही है। पिछले साल महाशिवरात्रि के दिन 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे, जबकि मंगला आरती तक ये आंकड़ा 12 लाख तक पहुंच गया था। अब इन दिनों रोज करीब 6 लाख श्रद्धालु यहां आ रहे हैं। इस साल महाशिवरात्रि के आयोजन को लेकर मंदिर कमेटी ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहाँ फिलहाल वीआईपी दर्शन निरस्त कर दिए गए हैं। इस वर्ष की महाशिवरात्रि की विशेषता यह है कि यह महाकुंभ की महाशिवरात्रि है। महाकुंभ में पूर्व के वर्षों में महाशिवरात्रि पर एक दिन में जितने श्रद्धालु आते रहे हैं, उससे अधिक संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है और महाशिवरात्रि के दिन भी यही हम उम्मीद करते हैं कि ये संख्या बहुत अधिक रहेगी श्रद्धालुओं की। श्री काशी विश्वनाथ धाम में पूरे प्रबंधन के लिए और श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दर्शन सुलभ करने के लिए जो हमारी अधिकतम क्षमता हो सकती है वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर में, वर्तमान ढांचे में, उस पर हम लोग इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। उस पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। संभावना के दृष्टिगत किसी प्रकार का प्रोटोकॉल, किसी प्रकार का वीआईपी दर्शन, किसी प्रकार का स्पर्श दर्शन, किसी प्रकार का विशेष दर्शन उस दिन नहीं हो पाएगा, प्रतिबंधित रहेगा। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो भी रुद्राभिषेक इत्यादि का संकल्प है वो न्यास के द्वारा, न्यास के कार्मिकों के माध्यम से किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ के बीच काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को लेकर मंदिर कमेटी की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ दिव्यांगों की मदद की जा रही है तो बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पानी के भी इंतजाम है ताकि बढ़ते तापमान और थकावट के बीच ये लोगों को राहत दे सके। वैसे तो साल भर काशी में रौनक रहती है। भक्त देश के कोने कोने से यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन जब मौका अपने आराध्य भोलेनाथ के विवाह का हो तो बात और खास हो जाती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए आपको लिए चले खेल चक्कर। दुबई में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार जीत के साथ आगाज किया। भारत ने अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी और मैच अपने नाम कर लिया। अब 23 फरवरी यानी रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर होगी। इस मुकाबले को लेकर फैंस भी काफी उत्साहित हैं। भारत बांग्लादेश मुकाबले में अक्षर पटेल हैट्रिक से चूक गए। दरअसल उन्होंने अपने पहले ओवर में लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट झटके। तंजीद हसन और मुशफिकुर रहीम को उन्होंने चलता किया, लेकिन तीसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा से स्लिप पर जाकिर अली का कैच ड्रॉप हो गया और अक्षर हैट्रिक लेने से चूक गए, जिस पर रोहित शर्मा भी खुद से नाराज दिखे। चैंपियंस ट्रॉफी में शुक्रवार को अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ग्रुप बी में मौजूद दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें नेट में जमकर प्रैक्टिस कर रही हैं। न्यूजीलैंड से हार के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी टीम के स्टार ओपनर फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। अब उनकी जगह टीम में इमाम उल हक को शामिल किया गया है। दरअसल ओपनिंग मुकाबले में फखर फील्डिंग करते वक्त चोटिल हो गए थे, जिसके बाद अब उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।